नमस्कार, जैसा कि आज आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है एक्स्ट्रा ऑफिसर एन के सूद साहब। आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को इस बारे में जानना चाहिए। आप जानते हैं कि तिब्बत पर गैर कानूनी तौर पर चीन ने कब्जा कर रखा है और दलाई लामा इसके लिए लंबे समय से जो तिब्बत के धार्मिक नेता हैं उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसकी आवाज जब तक उठती रहती है, अमेरिका सबसे आगे रहा है इस मामले में, आवाज उठाने के मामले में। तो अमेरिका की संसद में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो वहां का निचला सदन है, उसमें एक बिल पास हुआ है। इस बिल का नाम है प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट। तो इस बिल को पारित कर दिया गया है और इसमें चीन के उस दावे को चुनौती दी गई है जो वो करता है तिब्बत पर। इसको खारिज कर दिया गया है, तिब्बत पर चीन के दावे को खारिज कर दिया गया है इस बिल में। आगे इसके क्या मतलब परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए सूद साहब हमारे साथ मौजूद है। सूद साहब, ये क्या मामला है और इसको कितनी गंभीरता से लिया जाए? शुक्रिया पांडे जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ये जो बिल पास किया है यूएस के सेनेट ने, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये सीधे तरीके से चाइना को की जो वन नेशन पॉलिसी है उसको चुनौती दी गई है। चाइना दूसरी कंट्रीज के जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है उसके लैंड पे कब्जा करता रहा और उसको किसी ने छेड़ा नहीं। 1958 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था और उस टाइम पे ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी और इसने मजबूती से उसके कब्जे को और बढ़ा दिया। और अब जो यूएस ने ये इशू इसलिए उठाया कि एक तो चाइना अपने पड़ोसी कंट्रियों को तंग करता है और दूसरी क्योंकि वो छोटी छोटी कंट्री है, और दूसरी तरफ चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर कंट्रोल करके बैठा है, किसी की फिशिंग बोट्स को वहाँ टारगेट करता है और ये कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। और यूएस भी वहाँ पे इंटरवीन कर रहा है और इंडिया भी साथ में यूएस के साथ है इस इशू के ऊपर, और साथ में इसीलिए क्वाड भी बनाया कि चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर ही घेरा जाए। अभी इंडिया ने फिलीपींस को कुछ मिसाइल दी, ब्रह्मोस मिसाइल दी। इंडिया ने वियतनाम को भी फिशिंग बोट साथ में उनको मिसाइल बोट्स दी ताकि ये चाइना से लड़ सके और इंडिया की मदद कर सके। लेकिन ये जो इशू यूएस ने उठाया, इससे चाइना पूरा हिल जाएगा और अभी तक हिल भी गया होगा, क्योंकि अब चाइना को चुनौती है, उसके घर में जाकर लड़ाई की जा रही है। पहले चाइना दूसरों के घर में जाकर लड़ाई करा करता था, अब चाइना के घर में लड़ाई होगी। वैसे इंडिया को भी इसमें ज्वाइन करना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया को चाइना तंग करता है लेह लद्दाख में, और जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में तंग करता है, कभी सिटीज के नाम चेंज कर देता है, और हमारी फोर्सेस एक दूसरे के सामने खड़ी हैं एक दूसरे पिछले 4 साल से लेह लद्दाख में, जहाँ पे -30 डिग्री तक का टेम्परेचर जाता है। लेकिन अगर इंडिया भी सरेंडर कर दे लेह लद्दाख को तो चाइना के साथ पीस हो जाएगी, अरुणाचल को दे दे तो भी पीस हो जाएगी। ये बात दूसरी है कि उसका चाइना कुछ और एरिया को क्लेम करना शुरू कर देगा। लेकिन आज जो इंडिया मजबूती में खड़ा है चाइना के सामने, इसीलिए चाइना थोड़ा सा बैकफुट पे है, अदरवाइज चाइना ऑफेंसिव रहता था। अब दूसरी बात आती है कि इंडिया इसमें क्या कर सकता है। हमारे एक महान प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े समझदार थे, पोएट थे, लेकिन उन्होंने जो भारी गलतियां की हैं, गलतियां उनकी नहीं थी, गलतियां थी उनके एडवाइजर की। 2003 में वो चाइना विजिट किए और चाइना विजिट किए तो एक माना जाता था कि ब्रेक थ्रू था दोनों के रिलेशंस में, इंडिया और चाइना के। इसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया, लेकिन एक बड़ा ब्लंडर था अटल बिहारी वाजपेयी का। उन्होंने तिब्बत को मान्यता दे दी कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना उनको उम्मीद थी कि चाइना इसकी वजह से हमारे जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर देगा। चाइना ने सिर्फ ये कह दिया कि जो आपका सिक्किम का पार्ट है वो हम मानते हैं कि वो एक फिक्स बॉर्डर है, बाकी एरिया को उसने ना माना, चाहे लेह लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, और इसीलिए आज हम चुप बैठे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जब तक पुरानी गलतियों को सुधारेगी नहीं, मुझे नहीं पता इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, लेकिन स्पेशली इसके ऊपर एक इशू बनाया जा सकता है। कुछ मिनिस्टर्स के द्वारा स्टेटमेंट दी जा सकती है कि तिब्बत को खाली कर दो, क्योंकि देखिए एक हमारे पास इंडो बॉर्डर तिब्बत पुलिस है, मतलब हम उसको तिब्बत को चाइना का पार्ट नहीं मानते एक अंदर से, और इसीलिए इंडो तिब्बत चाइना पुलिस आईटीबीपी बनाई गई और वो मॉनिटर करती है अरुणाचल प्रदेश में जो जितना भी बॉर्डर है चाइना के साथ। और एक आरएसएस संस्था बनाई है बीटीटीएस, यानी कि भारत तिब्बत समन्वय संघ, वो भी इस पे कुछ ना कुछ काम करती है। लेकिन ये जो संस्था है आरएसएस की, ये प्रचार नहीं कर पाती,
या सिर्फ एक मीटिंगें करती है। मैंने भी उस मीटिंग को अटेंड किया, मुझे भी उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया उन्होंने, मैंने भी इनकी मीटिंग अटेंड की है। लेकिन जो भी वहाँ पे डिस्कशन होती है, जब तक उस डिस्कशन को मीडिया के अंदर उछाला नहीं जाएगा, तो बात कैसे बनेगी? कैसे हम तिब्बत को चाइना का पार्ट मानते रहेंगे, कब तक मानते रहेंगे? और अगर आरएसएस या इनकी जो संस्था है वो तिब्बत को कहे कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ चाइना, तो बात बनती है। और इंडिया को एक दिन तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अरुणाचल प्रदेश में हमारे एरियाज के नाम चेंज करता है और साथ में लेह लद्दाख को कहता है हमारा एरिया, अरुणाचल हमारा एरिया, तो हमको भी तो चाइना को देखना पड़ेगा ना, इनको काउंटर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अब यूएस ने एक स्टेप लिया है, बहुत बड़ा स्टेप लिया है, और वो इसलिए लिया है कि चाइना बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो रहा है पूरे वर्ल्ड के सामने और उसको खतरे में डाल रहा है। चाइना यूएस को एनिमी नंबर 1 मानता है, साथ में इंडिया को भी अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि उसको पता है, ये लगता है उसको कि इंडिया सिर्फ अकेली कंट्री जो रास्ते में खड़ी होती है। अदरवाइज जितनी भी यहाँ कंट्रीज हैं, चाहे साउथ चाइना सी में हो चाहे बाकी जगह हो, कोई चाइना के सामने टिका नहीं, और सिर्फ इंडिया अकेली कंट्री है जो चाइना के साथ टिकी हुई है अब तक। इसीलिए चाइना को इंडिया से डर है, और चाइना इंडिया को धमकाता रहा था, इंडिया को घेरता रहा था, सी के ऊपर भी, बॉर्डर पे भी तंग करता था। और चाइना एक तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, और दूसरी तरफ चाइना हमारे जो सी है वहां पे हमको घेरने की कोशिश करता है, ताकि इंडिया को पूरे तरीके से ब्लॉक कर लिया जाए। लेकिन पीएम मोदी के आने से सिचुएशन चेंज हो गई। एक पहली बात, जो हमारे एरिया से बार बार घुस जाता था लेह लद्दाख और अरुणाचल में, वहां पे वो घुस नहीं पा रहा, क्योंकि हमारी फोर्सेस सामने खड़ी हैं। और दूसरी बात है कि हमने बहुत हद तक जो मिलिटेंसी आती थी पाकिस्तान की तरफ से, जिसको चाइना सपोर्ट करता था, उसको कंट्रोल कर लिया, और जो इनका स्ट्रिंग ऑफ पल्स सी के ऊपर, उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं, बड़े इफेक्टिवली चैलेंज कर रहे हैं। तो अब यूएस और इंडिया अगर मिलकर चाइना का मुकाबला करें, यूएस को जरूरत है इंडिया की और इंडिया को जरूरत है यूएस की, और इसी इशू पे, क्योंकि चाइना की 2 वीकनेसेस हैं, एक है तैवान, एक है तिब्बत, दोनों टी से स्टार्ट होते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज पे हम चाइना को काउंटर करने लग जाते हैं, तो चाइना बैकफुट पे आ जाएगा। और जो स्टेप लिया यूएस ने, बहुत मेजर स्टेप लिया उन्होंने, मतलब तिब्बत को इस टाइम पे उठाना, चाइना को धक्का देना या झटका देना चाइना को, और एक तरीके से ये कहना कि तुम्हारे जो वन नेशन पॉलिसी है उसको मानते नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। देखिए, चीन वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, उसको ऐसा लगता है कि वन चाइना पॉलिसी जो, उस पर न कोई ताइवान पर बोले न कोई तिब्बत पर बोले, लेकिन चीन हमारे आंतरिक मामलों पर भी बोलता है, पाकिस्तान से के साथ खड़ा रहता है। तो क्या चीन को काउंटर करने के लिए कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इस समय काफी एग्रेसिव है, तो हमको क्या चीन को चोट करने के लिए, चीन को जो चुभे, भाई आप हमारे आंतरिक मामलों में बोलते हैं तो हम भी तिब्बत की बात करेंगे, हम भी ताइवान की बात करेंगे। देखिए मेन बात क्या है कि हमने कह दिया कि तैवान इज पार्ट ऑफ चाइना, हम तैवान को डिप्लोमेटिक मानते नहीं है, वहां पे सिर्फ हमारे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, या तैवान के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर बैठे हैं। और दूसरी बात है कि हम कभी चाइना को चैलेंज ही नहीं करते थे। पहली बार हुआ है कि जब हमने 2020 में अपनी फोर्सेस को चाइना के सामने खड़ा कर दिया। अदरवाइज हमारे कंट्री के अंदर जो हमारे लोग हैं या डिप्लोमेट्स हैं, सबको डर लगता था कि चाइना इधर से आ जाएगा, चाइना उधर से आ जाएगा। लेकिन अब चाइना को इंडिया से डर लगने लगा है कि अगर बॉर्डर पे थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो इंडिया के जो वारशिप्स हैं वो आ जाएंगे मलक्का स्ट्रेट पे, और उसके जो ट्रेड है उसको रोक देंगे। और इसीलिए इंडिया बहुत तैयारी कर रहा है, सी पे भी तैयारी कर रहा है, बॉर्डर पे भी तैयारी कर रहा है, बहुत सा इक्विपमेंट खरीद रहा है, S-400 मिसाइल खरीदी, उसके बाद रशिया से इसने इग्ला एस जो डिफेंस सिस्टम है वो भी खरीद रहा है, साथ में इसने इजराइल से डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, साथ में ड्रोन्स बना रहा है, एंटी ड्रोन्स बना दिए, तैयार कर दिए उन्होंने सिस्टम। और इंडिया अपने लाइट टैंक्स बनाने शुरू कर दिए। पहले हमारे पास सिर्फ हैवी टैंक्स होते थे, लेकिन हिल्स के ऊपर हमको लाइट टैंक्स चाहिए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर, और हमने अपनी फोर्सेस को वहां पे अलर्ट पे कर दिया, सारी फोर्सेस वहां खड़ी हैं। तो हम पीछे से हमने कुछ 10,000 फौजी को पाकिस्तान के बॉर्डर से शिफ्ट करके चाइना के बॉर्डर की तरफ धकेल दिया था, और इससे भी चाइना घबराया हुआ है कि इंडिया का क्या इंटेंशन है, इंडिया क्या करना चाहता है। तो सारी बातों से देखा जाए, इंडिया को और ज्यादा ऑफेंसिव होना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि पीएम मोदी सिर्फ वेट कर रहे हैं इलेक्शन की, इलेक्शन के बाद एक टारगेट होगा चाइना, क्योंकि जब तक हम चाइना को घर में घुस के नहीं मारेंगे, जैसे हमने पाकिस्तान के अंदर किया है, तब तक चाइना सुधरेगा नहीं। और चाइना को अगर आज सुधारेंगे नहीं तो चाइना हमको हड़प लेगा। सर, चीन जो है ना, एक खबर आई है अभी, मैंने
हल्की सी नजर पड़ी, मैंने उसका डिटेल नहीं पढ़ा। चीन भारत से बहुत डरा हुआ है इस समय, और वो डरा अमेरिका के साथ, अमेरिका से, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का अलायंस है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है। खबर ये आई है कि जैसे नेटो है, जैसे अमेरिका के साथ जो यूरोपीय देश है, नेटो के देश है, जो उसका साथ देते हैं। नेटो का मतलब जो कि लड़ाई में जो एक, अगर मतलब जर्मनी पर अटैक होता है तो हम सब पर अटैक है। और नेटो क्यों खड़ा हुआ ये सबको पता है, रूस सोवियत संघ के खिलाफ नेटो बना। तो अब चीन नेटो की ही तरह एक संगठन बनाने जा रहा है, जिसको पाकिस्तान को भी शामिल करेगा। पाकिस्तान को ऑफर है कि आप, हम एक नेटो जैसे संगठन बनाने जा रहे हैं जो इंडिया को काउंटर करने के लिए होगा, इंडिया, चाइना, सॉरी अमेरिका। तो इसके पीछे क्या है कि मतलब ये जो क्या बना पाएगा चीन? देखिए ऐसा है, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना के साथ कोई मिलिट्री अलायंस करे। इंडिया के खिलाफ नहीं, वैसे तो चाइना पाकिस्तान को बहुत हेल्प भी कर रहा है, इंडिया के खिलाफ तैयारी कर रहा है। वहाँ पे नेवल भी, क्या कहते हैं, सबमरीन बनाने की बात की जा रही है। चाइना को, एक पाकिस्तान के फंड नहीं है, उनको प्लेन्स भी दे रहा है और उनको बहुत से इक्विपमेंट्स भी दे रहा है। अगर वो इस टाइप का अलायंस बनाता है पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका पाकिस्तान को तबाह कर देगा। सिर्फ हम वेट कर रहे हैं अमेरिका के इशारे की। अगर जिस दिन अमेरिका ने इशारा कर दिया, हम पाकिस्तान से पीओके खींच के ले लेंगे, साथ में बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कर देंगे। जिस दिन भी पाकिस्तान ने गलती की चाइना के और नजदीक जाने की, तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका नहीं छोड़ेगा उसको। और अमेरिका हम उसी हुक्का मौके पानी पर बंद कर देगा, नहीं, अमेरिका इनका हुक्का वैसे पानी बंद कर देगा। देखिए पांडे साहब, इस टाइम पे सिचुएशन क्या है कि पाकिस्तान घिरा हुआ है, इंटरनली भी डिस्टर्ब्ड है, इकोनॉमी उसकी खराब है। तालिबान ने अभी क्या किया है कि तालिबान ने इंडिया के जो हिंदू और सिख्स हैं, जो वहां से निकल के भाग के आ गए थे, उन्हें कहा वापस आ जाओ, जो तुम्हारी जमीन वार लॉर्ड्स ने कब्जे में की थी, हम वो ले वापस दे देंगे। और एक इनके एमपी थे जो पहले अफगानिस्तान से इंडिया में आए, फिर कनाडा चले गए, वो वापस तालिबान अफगानिस्तान चले गए और उनको बड़ी इज्जत से उन्होंने बुलाया वहां पे। और जब सिख वहां पे आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तो इन्होंने सिखों को आने में रोका, कहा कि आप यहाँ से गुरु ग्रंथ साहब को लेके नहीं जा सकते। भाई हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं, कहते हैं कि ऐसा है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप भी हमारी प्रॉपर्टी हो, आप यही रहो। तो तालिबान इस टाइम पे इंडिया से बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है, पाकिस्तान को हेट कर रहा है। उसी तरीके से ईरान पाकिस्तान से बहुत नाराज है, और अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को नाराज कर लिया तो पाकिस्तान तो छक्के छूट जाएंगे, पाकिस्तान बच ही नहीं पाएगा। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओके अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, और पाकिस्तान सिर्फ रह जाएगा पंजाब। और पंजाब अपने आप में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लैंड लॉक रह जाएगा। पाकिस्तान को तो के लोग, या बलूची के लोग, या सिंध के लोग, या पीओके के लोग पाकिस्तान के लोगों को खा जाएंगे, या पंजाब के लोगों को खा जाएंगे। तो ये जो चाइना का प्लान है, हो नहीं पाएगा। चलिए सर, मैं ये जो आपने खबर बताई है, जिसमें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो बिल पास हुआ है अमेरिका के लोअर हाउस में, तो इसका जो भी असर पड़ेगा, लेकिन क्या है कि चीन को अगर घेरना है, एक बिल पास कर देना, लेकिन उसमें केवल अमेरिका ही क्यों, बाकी देश जो यूरोपियन कंट्री हैं वो क्यों नहीं खुलकर सामने आ रहे हैं? देखिए ऐसा है, एक क्वाड बना था, पहले अमेरिका इंडिया के साथ एक्सरसाइज करता था चाइना को काउंटर करने के लिए, बाद में क्वाड बना दिया गया, जापान ने ज्वाइन कर लिया इसको, फिर ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया। तो 4 कंट्रियों का जो क्वाड है वो बना चाइना को काउंटर करने के लिए। इसी तरीके से I2U2 वो बना था गल्फ के अंदर, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, ये 4 कंट्री हैं, वहां पे चाइना के ट्रेड को काउंटर करने के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पे भी जो काम किया है क्वाड ने, इसका है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर किया जाए, यानी कि प्रोडक्शन की जाए इंडिया के अंदर, और सारी कंट्री मिलकर उसके अंदर सपोर्ट करें, ताकि चाइना को ट्रेड को काउंटर किया जा सके और चाइना को की इकोनॉमी को काउंटर किया जा सके। एक्चुअली यूएस चाहता था इसको एक मिलिट्री अलायंस बनाना, लेकिन इंडिया माना नहीं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इस अलायंस को हो सकता था कि अमेरिका यूज करे रशिया के खिलाफ, इसीलिए इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, या इसको सिर्फ इकोनॉमिक तरफ के खींच के लिया। अगर इंडिया को गारंटी हो, या उसके अंदर स्टेटमेंट आ जाए कि ये जो अलायंस है क्वाड का, ये चाइना के खिलाफ होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया तैयार है, क्योंकि लड़ाई में तो इंडिया को सामने आना ही पड़ेगा। और इंडिया जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर जो कंट्रीज हैं, जैसे फिलीपींस हैं, वियतनाम है, मलेशिया है और सिंगापुर है, इनको जिस तरीके से आर्म सप्लाई कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर रहा है, और यूएस भी इनको सपोर्ट करता है, फिर इंडोनेशिया भी वहां बैठा हुआ है, तो सबके सब इकट्ठे होकर के चाइना को बड़े इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर और भी कंट्री आना चाहती है, कनाडा भी ज्वाइन करना चाहता है, यूके भी ज्वाइन करना चाहता है, जर्मनी भी ज्वाइन करना चाहता है। और अगर ये सब मिल जाएंगे
तो हमें चाइना को काउंटर कर पाएंगे, बड़े इफेक्टिवली काउंटर कर पाएंगे। लेकिन अगर अमेरिका निज्जर जैसे केस या पन्नून जैसे केस उठाएगा तो ये अलायंस इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, और शायद अमेरिका को समझ भी आ गया है। हाँ, अगर अमेरिका को ये बात समझ में आ गई तब तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अमेरिका डबल गेम खेलता है, ये बात आपको सही है। देखिए सर, हम तो बरसों से ये देख रहे हैं, आज से नहीं देख रहे, हम इंदिरा गांधी के टाइम से देख रहे हैं। जिस प्रकार इंदिरा गांधी की इंसल्ट की गई थी अमेरिका में, निक्सन जब वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने वेट करा दिया था हमको, तब से अमेरिका आज तक भारत के खिलाफ डबल गेम करता है, छोड़ता नहीं है कभी, कुछ ना कुछ ऐसा करता है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीन के साथ एकदम हम उस पर देखिए भरोसा पांडे कर। साहब, देखिए आपकी बात को से मैं एग्री नहीं करता। इन्होंने कोशिश की थी इंदिरा गांधी की इंसल्ट कराने की, आधे घंटे उसको वेट कराया, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत फर्म लेडी थी, बड़ी क्लियर आइडियोलॉजी की लेडी थी। उन्होंने इस चीज को बड़े इफेक्टिवली किया और बड़े इफेक्टिवली उन्होंने इस चीज का रिप्लाई दिया था यूएस को। फिर इन्होंने यूएस ने एक तरीके से इनडायरेक्टली इनसे माफी मांगी थी। यूएस इंदिरा गांधी से घबराता था, और इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से यूएस को डिफीट दी 1971 के वॉर में, वो यूएस के मुंह पे चमाता था, एक चमाता तमाचा मारा उसके मुंह पे। और इंदिरा गांधी ने हर एक टाइम पे यूएस को डिफीट किया, बांग्लादेश क्रिएट करा के यूएस को डिफीट किया। फिर बहुत से और उन्होंने स्टेप लिए, जैसे सियाचिन पे कब्जा किया, वो भी इंदिरा गांधी की प्लान थी, और यूएस के फेस पे एक तमाचा था। जी, चलिए सर, देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल ये बड़ा एक अच्छा प्रयास अमेरिका की ओर से है कि उसने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे कम से कम चीन तनाव में तो आ गया होगा, चीन की टेंशन बढ़ गई होगी, क्योंकि ये बिल पास हुआ है। अब आगे इस पर बात भी होगी, देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए सर, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।